हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, उसके बाद से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कल हेनरी लॉ पढ़ रहे थे। हेनरी लॉ में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो KH है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से अपने मन में क्लियर आउट करना चाहते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा बहुत हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखे हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 293 केल्विन पर हमने KH की वैल्यू लिखी है अलग अलग गैसों के लिए, और 303 केल्विन पर भी हमने लिखी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि KH की वैल्यू सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट है अगर गैस बदल गई है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पर भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। अभी हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर चेंज किया है तो KH की वैल्यू कुछ अलग हो गई है, परंतु हर गैस के लिए डिफरेंट है। तो एक बात ये समझ में आई कि जो वैल्यू है KH की, एक बात ये समझ में आई कि वैल्यू ऑफ KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैसेस। गैस बदली तो KH की वैल्यू चेंज हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑक्सीजन की जो KH की वैल्यू थी 34.86 है, यहाँ पे 46.82 है, यहाँ पे 76.48 है और यहाँ पे 88.84 है। इट मीन्स जो KH की वैल्यू है, वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, the value of KH also increases। अब हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ही तो पढ़ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, KH का इफेक्ट देखना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी पर। KH की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी, तो अलग अलग गैस की KH की वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन है वो देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर दोनों गैस का सेम रखा। तो उसके लिए मैंने मान लो पार्शियल प्रेशर रख दिया P। अब इस P पार्शियल प्रेशर पे हमने दोनों के एक्सपेरिमेंटेशन किए। तो इस पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हमको इसकी सॉल्युबिलिटी मिली वो X, इसका मोल फ्रैक्शन मिला वो XN2 यहाँ पे मिला, और इसके करस्पॉन्डिंग, इस वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे मिला। अब इस ग्राफ को कल हमने स्टडी कर लिया था कि ये जो ग्राफ है हमने प्लॉट किस किस के बीच में किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम, उसके बीच में हमने ड्रॉ किया है। तो कल हम ये डिस्कस कर चुके थे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ये स्ट्रेट लाइन देगा, और ये स्ट्रेट लाइन देगा तो जो इसका स्लोप है वो स्लोप क्या देगा, KH की वैल्यू देगा। तो अब हम इन दोनों की KH की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं बाय द ग्राफ। कैसे कर सकते हैं, देखो नीचे वाले ग्राफ का स्लोप कम है, स्लोप तो दिख रहा है ना हमको, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से एंगल थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है tan थीटा होता है वैसे स्लोप, पर यहाँ पे मैं थीटा से बता रही हूँ, थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा भी ज्यादा होगा। तो एक्स एक्सिस से इस वाली लाइन का थीटा ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो स्लोप कम है इसका मतलब KH की वैल्यू कम होगी। तो हम क्या करें, स्लोप ऑफ द ग्राफ O2 क्या है, लेस है, स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर N2। अब स्लोप कम है तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। KH फॉर O2 इज लेस देन KH फॉर N2। अब यहां से हम देखते हैं कि जो ये वाली प्रेशर की लाइन को हम यहां से नीचे देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मतलब इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हमको मोल फ्रैक्शन मिल रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कम है
और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन इधर की साइड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इस बात को समझा है। तो अब इस बात को समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का क्या मतलब है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और मोल फ्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम है। तो अब हमें यहाँ पे रिलेशन समझ में आ गया कि KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये KH के लिए और ये सॉल्युबिलिटी के लिए। सॉल्युबिलिटी क्योंकि हम मेजर किस में कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में, इसलिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख सकते हैं। तो KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, KH की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये हमने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा है। अब मैं चाहती तो आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझा सकती थी। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ से ऐसे ग्राफ वाइज में ग्राफ बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ से समझाया कि आपको ग्राफ का एनालिसिस करना आए ताकि आप ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हो तो वहां पर भी कंपैरिजन करके बता सकें। दूसरी बात, टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखते हैं। टेम्परेचर 293 केल्विन था तो KH की वैल्यू कितनी थी, 34.86 ऑक्सीजन के लिए, और वहीं पर ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो KH की वैल्यू क्या हो गई, 46.82 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, KH की वैल्यू बढ़ गई। KH की वैल्यू ज्यादा हो गई तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर का KH के साथ में रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH ऑल्सो इंक्रीजेस, KH ऑल्सो इंक्रीजेस। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम इन्हीं कंसेप्ट से आंसर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपका कंसेप्ट क्लियर करने की। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार रिवाइंड करो फिर देखो, रिवाइंड करो फिर देखो। और सजेशन ये है कि अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ। जो नोट्स हमारे हाथ से बने होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड होते हैं क्योंकि वो हम समझ करके लिखते हैं चीज़ों को। और जो चीज़ें हम बुक्स में लिखी हुई पढ़ते हैं चाहे हम वही उतारेंगे लेकिन हम वो समझ के उतारेंगे तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है जो हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। तो यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं लास्ट में फाइनली एक बार और लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एक बार और लिख देती हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो KH भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो KH भी इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर को कम किया तो KH भी कम हो गया। अब KH का क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी से, KH इंक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो गया। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हेनरी लॉ का पूरा कंप्लीट हमारा डिस्कशन हो गया है। अब हम मूव करेंगे इसमें नेक्स्ट कहाँ पर हेनरी लॉ यूज नहीं किया जा सकता। तो हेनरी लॉ तब यूज नहीं किया जा सकता है जब सॉल्वेंट से कोई गैस क्या करती है, रिएक्ट करती है। जैसे कि अमोनिया गैस क्या है, NH3 गैस जब वाटर में डिसॉल्व की जाती है तो ये नया ही कंपाउंड बना लेती है, NH4OH बना लेती है। और सॉल्यूशन में
ये रहती भी आयनिक फॉर्म में है, मतलब वीकली आयनाइज्ड है, तो इसके आयंस भी रहते हैं और ये NH4OH भी उसमें रहता है प्रेजेंट। तो यहाँ पे आयंस एज वेल एज NH4OH इटसेल्फ कंपाउंड फॉर्म में भी रहता है। तो क्योंकि ये कंपाउंड बन गया, इसलिए नया कंपाउंड बन गया, इसलिए यहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी तरह से HCl गैस के ऊपर वाटर में नहीं होगा अप्लाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HCl गैस भी क्या करती है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बना लेती है, H3O+ आयन प्लस Cl- आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दैट इज वाई यहाँ पर भी हेनरी लॉ को हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर HCl के लिए आपने तो ग्राफ देखा होगा बुक में ग्राफ बना ही HCl के अंदर है, HCl के लिए है, तो वो HCl उन्होंने साइक्लोहेक्सेन में लिया है, उन्होंने सॉल्वेंट चेंज किया है क्योंकि वहां पे साइक्लोहेक्सेन के साथ में HCl रिएक्ट नहीं करती है, वो सॉल्वेंट का ही काम करता है। तो हम यहाँ पे दूसरे सॉल्वेंट के साथ में HCl को ले सकते हैं, दूसरे सॉल्वेंट के साथ में अमोनिया को ले सकते हैं, लेकिन वाटर के साथ में अमोनिया और HCl को नहीं ले सकते। और एक लास्ट इफेक्ट है सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो ये बात सही है, लाइट डिजॉल्व लाइट, जो कि हमने सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड में स्टडी किया था, वो बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी। क्योंकि अगर उस बात को मैं समझाऊं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है, लेकिन वही हम बेंजीन में उसको सॉल्युबल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में लेस सॉल्युबल है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका केच कम हो जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है वो हमने स्टडी कर लिया। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे ऑन सॉल्युबिलिटी। वो पूरा एक कंप्लीट टॉपिक मैंने अलग रखा था, पूरा पॉइंट अलग रखा था। हालांकि यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, लेकिन वही टेम्परेचर का इफेक्ट हम एक अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ के हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस बात के लिए मैंने एक कंटेनर बनाया है, इसमें एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट लिया है, जिसमें कि ऊपर मैंने गैस भरी हुई है, गैस का मिक्सचर भरा हुआ है, 2 गैस का मिक्सचर भरा हुआ है। हम समझने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ही बात समझ लेते हैं कि मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर लिया है, क्योंकि एयर में जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही कंपोजिशन ज़्यादा होता है। तो हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को फिल किया है और यहाँ पे एक प्रेशर की कोई वैल्यू रखी है P, जो कि कांस्टेंट प्रेशर है। इस समय पर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलेगी, एंटरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन एंड लीविंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू द वेपर फेज। इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तब क्या होगा, ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, क्योंकि मैंने 2 गैस ली है तो पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। एक गैस होती तो हम सिर्फ प्रेशर ऑफ द गैस ले सकते थे, लेकिन एक से ज्यादा गैस का मिक्सचर है तो हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल्स टू प्लस हमने क्या लिया, सॉल्वेंट, और ये क्या दे रहा है आपको, सॉल्यूशन दे रहा है। ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये गैस डिफ्यूज हो रही है अंदर जा करके और सॉल्यूशन बना रही है। अब सॉल्यूशन बना रही है तो क्या हो रहा है, एंटरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल तो हो रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है ना, सॉल्वेंट और गैस के पार्टिकल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी वो जाके अंदर डिस्पर्स हो रहा है। अदरवाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस पे कोई भी प्रेशर लगाएंगे, गैस एंटर ही नहीं करेंगे मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही लेस होता है।
है ना, हर कंपाउंड में होता है। वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है? क्योंकि हर वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हालांकि उसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। दूसरा कोई कंपाउंड ले लें, वाटर की जगह साइक्लोहेक्सेन ले लें, वो क्यों लिक्विड स्टेट में रहता है? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, अमंग देम, क्योंकि उनके बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब यहाँ पे एंटर कर रहा है गैस का पार्टिकल, तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये मैंने सॉल्वेंट का पार्टिकल ले लिया, सॉल्वेंट का पार्टिकल ले लिया और ये गैस का पार्टिकल ले लिया, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल इसको क्या कर लेगा? चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, चारों तरफ से क्या कर लेगा? एक स्लिथ बना लेगा। अब स्लिथ उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है जितना आयोनिक कंपाउंड में रहता है, लेकिन थोड़ा तो है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किन्हीं दो स्पीशीज में, तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये बात करना, ध्यान रखना है कि जब भी दो स्पीशीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब प्रोसेस कौन सी हो गई? प्रोसेस कौन सी हो गई? प्रोसेस हो गई एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब जो बातें हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था, सॉलिड इनटू द लिक्विड, उसमें एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए जो बात यहाँ पे अप्लाई हुई थी, वही बात अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यहाँ पे हमेशा ही एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और वो लग रहा है वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रोसेस क्या हो रही है? गैस पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन में से गैस पार्टिकल क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं, लीव भी कर रहे हैं, यहाँ एंटर कर रहे हैं, एंटरिंग। तो ये प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा गैस का, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। के तो कांस्टेंट है ही, साथ में प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी कांस्टेंट हो जाएगा, हर चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अब जैसे ही हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट होता है टेम्परेचर, प्रेशर, चेंज टू कंसंट्रेशन, हर चीज का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर की साइड शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम उधर की साइड शिफ्ट करेगा जिधर टेम्परेचर क्या हो जाए? वापस कम हो जाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस इधर जा रही है तो क्या हो रही है? ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई सिस्टम में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर की ओर शिफ्ट होता है, उस साइड शिफ्ट होता है जिधर हमने जो चेंज किया है उसका इफेक्ट कम हो जाए। हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो चुका है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो चुका है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम किधर की साइड शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा तो जो अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टी डैश कर दिया है, टी डैश इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले टी था, अब टी प्लस टी डैश कर दिया, तो ये जो इंक्रीज टेम्परेचर हुआ है इसका इफेक्ट कम करना है इसको, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? बैकवर्ड साइड में मूव करेगा, क्योंकि बैकवर्ड साइड में क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में मूव करेगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो अब सॉलिबिलिटी थी, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था एक्स ऑफ गैस, वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मान लो कोई एक्स डैश ऑफ गैस हो गया, तो ये क्या हो गया? एक्स डैश बड़ा होगा कि एक्स बड़ा होगा?
भाई पहले x था, बाद में क्या हो गया, इसी को मैं बंद कर देती हूँ कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये क्या हो गया, x डैश हो गया। टेम्परेचर कितना किया मैंने, T प्लस टी डैश किया, उसके बाद में जो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, x डैश हो गया। अब बात ये समझनी कि x डैश कम है या x ज्यादा है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम shifts towards backward direction. Hence solubility of gas decreases क्योंकि rate of leaving the particle from solution increases than entering the particle। फिर नया एक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, जब नया इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, तब फिर सारी चीजें वापस से कांस्टेंट हो जाएगी। उस समय पर भाई इसका रेट बढ़ गया ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो x डैश है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। x डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा x से। x क्या था, x मोल फ्रैक्शन था जब पहली बार इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया था। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ, तब उसका अमाउंट हो गया x डैश। अगर बात समझ में ना आई हो, लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। 2 से 3 बार देखो और अपने नोट्स बनाओ। तो वैसे भी अभी टेम्परेचर का इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, KH अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और KH बढ़ रहा था जब टेम्परेचर बढ़ रहा था, KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो वैसे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरा टॉपिक एक अलग ही था जिसको इस तरह से भी समझना था। चीज़ों को हर तरीके से समझो ताकि हर तरह से उसका आंसर देना आए। मालूम पड़ा हमने एक ही तरह से समझ लिया चीज़ों को, क्योंकि हेनरी लॉ तो हम तब अप्लाई करते हैं जब प्रेशर का कोई इफेक्ट देखना होता है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर के इफेक्ट में इस पे कोई चेंज नहीं आया, ये सब चीज़ें कांस्टेंट थी। तो प्रेशर का इफेक्ट देखना होता है तब हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं, वहां पे हम KH से कंपेयर करते हैं। वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा है उसका आंसर भी उसी तरह से देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ में। हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन हाँ उसके कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। और मेरे साथ में क्वेश्चन करना है, मतलब न्यूमेरिकल के जो कैलकुलेशन पार्ट है वो साथ में करना होता है। मैं सिखाती हूँ कैसे करना है, कैसे नंबरों के साथ खेलना है, क्योंकि नंबरों के साथ खेलना भी एक कला होती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।